इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एस सी वर्मा का चैप्टर सर्कुलर मोशन, पेज नंबर 114। पहला सवाल से हम लोग देखिए शुरू करते हैं। एस सी वर्मा का सर्कुलर मोशन किताब आप निकाल लीजिए। सर्कुलर मोशन पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखिएगा। करा फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द मून विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ। मान लीजिए अर्थ है, पृथ्वी, इसके चारों चंद्रमा घूम रही है। पृथ्वी के चारों चंद्रमा चक्कर लगा रही है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3.85 इंटू 10⁻8 मीटर दिया गया। 10⁵ किलोमीटर है, इसको बदल दिया मीटर में। एंड टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ 27.3 डेज। एक चक्कर पूरी हुआ रेडियस और एक चक्कर पूरा करने में 27.3 दिन का समय चंद्रमा लेती है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में। मतलब 27.3 गुने 24 गुने 60 और गुने 60 सेकेंड, इतना सेकेंड चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाने में लेती है। तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द मून लिखा हुआ था। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द मून विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। तो चंद्रमा का एक्सीलरेशन बताइए। ओमेगा, अगर मान लिया हम ओमेगा निकालना चाहें तो 2π/t ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, अगर एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो। लेकिन निकालना हम लोग का एक्सीलरेशन निकालना है, हम लोग को निकालना है एक्सीलरेशन। तो ओमेगा तो निकल जाएगा 2π/t। और एक्सीलरेशन का जहाँ तक फार्मूला है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का, तो ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। हम कुछ कैलकुलेशन नहीं करने जा रहे हैं आपको। ओमेगा का मान आप निकाल लेंगे 2π/t से, रेडियन पर सेकेंड आएगा वो। और फिर आप निकाल लीजिएगा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन बराबर ओमेगा स्क्वायर आर। ऐसे होता है v²/r भी, लेकिन v पता से क्या फायदा है। v निकालने के लिए फिर निकालना क्या रहेगा, v बराबर ओमेगा आर आपको। तो ई से निकालना आसान है, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन बराबर ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा का मान 2π/t, आर का मान पता है, ये आ जाएगा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही आएगा। तो आसान सवाल था, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन खुद करेंगे अपना। 2π/t कर लेंगे, ओमेगा आ जाएगा, फिर ओमेगा का स्क्वायर इंटू आर। आर का मान पता है, टी का मान दिया गया सेकेंड में, लेकिन बदलना जरूरी है ऐसा यूनिट में। दूसरा सवाल देखिए। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दूसरा सवाल देखिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है भाई, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर। यहां बोलते हैं इक्वेटर। यहां पर एक पार्टिकल है, तो पृथ्वी के इस सतह पर जो पार्टिकल होगा ने, वो जब सर्कुलर मोशन करेगा तो आर रेडियस पर करेगा, जितना पृथ्वी का एक्चुअल में रेडियस है। और पृथ्वी का डायमीटर लिखा हुआ 12,800 किलोमीटर, तो रेडियस हुआ 6400 किलोमीटर। बदल लीजिएगा मीटर में, हो गया, ये मीटर में आ गया रेडियस। और लिखा हुआ है कि इट टेक्स 24 आवर्स फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अबाउट इट्स एक्सिस। टाइम पीरियड 24 घंटा। टाइम पर बदले सेकेंड में।
पृथ्वी एक चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर 24 घंटा में, तो जो पृथ्वी के सतह पर पार्टिकल है वो भी एक चक्कर लगाएगा, बोले 24 घंटा में। फिर पिछला ही सवाल, टी पता है, आर पता है, इस पार्टिकल का क्या निकालना है, तो बोले कि एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। फिर पहले आप निकालिएगा ओमेगा बराबर 2π/t, ये आएगा आपका रेडियन पर सेकेंड, और फिर निकालिएगा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो इसका भी आंसर आएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आएंगे सवाल सेम है, पहला और दूसरा, सिर्फ डाटा जो भी है। तीसरा देखिए, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल है जो मूव्स ऑन ए रेडियस 1 सेंटीमीटर, 10 के पावर -2 मीटर, एट ए स्पीड v बराबर 2t, 2t के स्पीड से मूव कर रहा है, फिर v इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। सब कहानी सेंटीमीटर में, तो बदलने से कोई फायदा नहीं, ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेडियल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 1, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन t बराबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन एट t बराबर 1। मैंने 1 सेकेंड पर निकालना है रेडियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन, समझते चलते हैं। रेडियल एक्सीलरेशन मैंने सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, लिखिए रेडियल एक्सीलरेशन, फार्मूला होता है v²/r। अब v² का मतलब 4t²/r, r का मान 1, अब बराबर t², और t का मान 1 सेकेंड पर निकालना है, इसका मतलब इसका मान आएगा 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। टेंजेंशियल होता है dv/dt, तो 2t का 2, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर नेट एक्सीलरेशन निकालना है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर का रूट बराबर √5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3। पहला का 4, अच्छा, t का मान 1 रखेंगे तो 4 आएगा, यहाँ गड़बड़ हो गया। t का मान 1 रखेंगे तो 4 बचेगा, 4 और यहाँ आएगा 2, तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 20 आएगा, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ मिस्टेक हो गया, टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो फिर हम t का मान रखे थे, 4 छूट गया, तो 4 गुने 4 होगा, वहाँ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आएगा, और ये आएगा 2, फिर यहाँ नेट आएगा √20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्कूटर बेटिंग से 50 किलोग्राम टुगेदर विद द राइडर। मैंने आदमी स्कूटर चलाने वाला और स्कूटर वाला मिला करके 150 किलोग्राम वजन, 36 किलोमीटर पर घंटा से वो चल रहा है। 36 किलोमीटर पर घंटा का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, 5/18 से गुना करके 30 मीटर त्रिज्या पर। What horizontal force on the scooter is needed to make the turn possible? करा कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगना चाहिए स्कूटर पर ताकि टर्न पॉसिबल है, मूव कर सके। हम लोग जानते हैं कि कोई पार्टिकल मूव करता है सेंट्रीपेटल फोर्स से, अंदर की सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, वही उसको मूव कराने के लिए जिम्मेवार है सर्कुलर मोशन में। तो ये निकालिए कितना होता है, बोले mv²/r। चलोगे आपका 500 न्यूटन। फॉर्मूला है तो mv²/r। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। 5 में आइए,
इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, ओ इसी पिछला सवाल में ही, इज टू बी सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। हमें सवाल में निकालना एंगल ऑफ बैंकिंग। जैसे कि इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न in the previous problem is to be supplied by the normal force by the road, what should be the proper angle of banking। इससे बताए थे कि स्कूटर जब टर्न मारेगा, नहीं जब हम क्लास में क्वेश्चन करवा बता रहे थ्योरी तो पता चला था, स्कूटर जब टर्न मारेगा तो खुद झुक के चलता है। साइकिल, स्कूटर, कोई भी दो पहिया वाहन जब उसको टर्न मारेंगे थोड़ा सा झुक जाएंगे, वही कर एंगल ऑफ बैंकिंग। बताइए प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग, तो फार्मूला होता है एंगल ऑफ बैंकिंग, tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई आर जी। जब पढ़ाते बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ाए थे टेटर v स्क्वायर बाई आर जी, तो v का मान था 10, r का मान 30, g का मान अगर 10 मान लो तो 1/3, तो थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स 1/3। यह प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग tan इनवर्स 1/3। छठा सवाल कि पार्क है ये रेडियस ऑफ 10 मीटर, रेडियस 10 मीटर, इफ ए व्हीकल गोज अराउंड इट एन एवरेज स्पीड 18 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। फिर वही एंगल ऑफ बैंकिंग, tan थीटा बराबर v स्क्वायर बटा आर जी, 25 चौका 100, थीटा बराबर tan इनवर्स 1/4। ये एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला है, बैंकिंग ऑफ रोड जब निकालिएगा कॉपी थ्योरी तो पता चलेगा कि लिखा हुआ होगा tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई आर जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 6 से ही है कि द रोड ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज हॉरिजेंटल, नो बैंकिंग, अगर बैंकिंग नहीं हो, व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट सो दैट द स्कूटर गोइंग 18 किलोमीटर पर आवर डज नॉट स्लिप। करा कि अगर रोड बैंक नहीं हो तो कितना घर्षण का मान होना चाहिए ताकि 18 किलोमीटर पर घंटा पर वो स्लिप नहीं करे। फॉर्मूला पता है हम लोग को कि भी लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी, लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी का रूट, वेलोसिटी का मान इतना या इतना होना चाहिए, मतलब v स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी, मतलब कि म्यू एस आर जी ग्रेटर देन इक्वल टू v स्क्वायर, तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। और v का मान कितना दे ले सवाल में 18 मतलब 5, आर का मान दिया हुआ था 10, आजी का मान 10, म्यू एस बराबर 1/4 0.25। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A circular road of radius 50 मीटर, angle of banking 30 degree. At what speed should a vehicle go on this road so that friction is not used? कह रहा है कि at what speed should a vehicle go on this road so that the friction is not used. एक सर्कुलर रोड है जिसका रेडियस लिखा हुआ 50 मीटर और एंगल ऑफ बैंकिंग लिखा हुआ है 30 डिग्री। कह रहा है कितना स्पीड से व्हीकल को चलना चाहिए इस रोड पर सो दैट द फ्रिक्शन इज नॉट यूज्ड।
मतलब फ्रिक्शन का कोई यूज इसमें नहीं है, कितना स्पीड से चलना चाहिए। तो हम लोग जो पढ़ते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग में कि tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी, तो वी स्क्वायर बराबर tan थीटा आर जी, तो वी स्क्वायर बराबर tan 30 1/√3, आर का मान 50 और जी का मान 10। तो भी बराबर कितना आ जाएगा 500/√3, तो 100 का तो 10, बाकी बचा 5/√3 का रूट हो जाएगा 10। अब 5/√3 का मतलब 5/1.732, तो 17 17 दूनी 34 34 51, लगभग 3 बारह कटेगा ये। 10√3 √3 गुने √3 नहीं, √3 का मान 1.732, तो 17 51 5.1, तो 3√3, तो फिर √3 का मान 1.732, तो लगभग 17.32 आएगा भी का मान, 17 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ रहा है। तो ये वी स्क्वायर बराबर इतना हुआ, तो वी बराबर निकाले हम लोग, तो लगभग 17 मतलब क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, 17 मीटर पर सेकेंड, 17 मीटर पर सेकेंड, 17 कुछ थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था। तो ये फॉर्मूला बैंकिंग ऑफ रोड का tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी, भी का मान पूछ रहा था। 9 नंबर सवाल, in the Bohr's model of hydrogen atom, the electron is treated as a particle going in a circle with the center at a proton. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर एक प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। The proton itself is assumed to be fixed in an inertial frame. The centripetal force is provided by the Coulomb attraction in the ground state. कह रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये सब सेकेंड ईयर का बात है। अगर आप डायमेंशन पढ़ेंगे तो जब हम लोग डायमेंशन लिखवा रहे थे 12th क्लास वाला डायमेंशन, तो उसमें एक फार्मूला पढ़े थे F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स का फार्मूला है, जो 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फार्मूला है। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी तो मतलब हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन जब डायमेंशन पढ़ा रहे थे ना आपको, तो उसमें देखिएगा एक फार्मूला लिखा होगा जिसमें हम डायमेंशन निकलवाए थे परमिटिविटी का। तो परमिटिविटी का जब डायमेंशन निकलवा रहे थे उसमें एक फार्मूला का यूज किए थे हम लोग कि F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच लगता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो चार्ज है, तो एक प्रोटॉन क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। कितना से? वही 1/4πε0 और प्रोटॉन का चार्ज Q1 Q2/r²। इसको बोलेंगे दूरी को r बोलेंगे, यहाँ से यहाँ दूरी को r बोलेंगे। Q1 माने प्रोटॉन का चार्ज, Q2 माने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मैंने QP कर देते हैं, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज बटे r²। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जों के बीच लगने वाला बल है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन चूंकि घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर बाहर की तरफ एक बल लगता होगा, इलेक्ट्रॉन का मास, वेलोसिटी का स्क्वायर और बटे r, mv²/r बाहर लग रहा होगा। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों जब बैलेंस है तब इलेक्ट्रॉन सही सलामत चक्कर लगाते रहता है। सवाल में इलेक्ट्रॉन का स्पीड निकालना है, v का मान निकालना है, और चूंकि दोनों बराबर करेंगे तो r से r कैंसिल होगा, और 1/4π जो ε0 है ना, इसका मान होता है 9 × 10⁹। जब हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में तो हाँ ये बात पता चलेगा, ये जो मान होता है इसका कांस्टेंट है, 9 × 10⁹ होता है कांस्टेंट का ही मान।
QP मैंने प्रोटॉन का चार्ज 1.6 गुना 10 के पावर -19। इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज 1.6 गुना 10 के पावर -19। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ नेगेटिव में क्यों नहीं लिखा। ऐसे नहीं, चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। माइनस प्लस से सिर्फ यह तय होता है कि अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है। तो माइनस तो बता रहा है ना कि प्लस ने माइनस को अपने तरफ खींचा, अट्रैक्शन, फोर्स का डायरेक्शन तय होता है माइनस से। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होते नहीं है, फोर्स तो वेक्टर है ना, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, वो तो माइनस चला जाएगा डायरेक्शन में। तो माइनस साइन है बताने में काम आया कि प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा, जो इलेक्ट्रॉन का माइनस साइन है। इसे माइनस साइन दिखाया नहीं जाता, मैग्नीट्यूड लिखा जाता है चार्ज का। तो 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 और बट्टा R स्क्वायर में से एक R तो पहले काट दिए, तो एक R बचा। एक R का मान दिया हुआ है कि 5.3 गुने 10 के पावर -11। ये हो गया रेडियस, जो दूरी कहलाएगा, बराबर इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 गुना 10 के पावर -31 और V का स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया, ये 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया है। बाकी बचा वेलोसिटी, बाकी इसको सॉल्व कीजिएगा, वेलोसिटी का मान निकालिएगा कि इलेक्ट्रॉन कितना वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है। एक तरह से मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी समझिए क्वेश्चन। तो अगर आपको मैंने बोर्स मॉडल थोड़ा पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में, तो आपको पता होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2 × 10⁶ Z/N मीटर पर सेकेंड। या पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो पढ़ाया जाता है। ऐसे हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, फिर बोर्स मॉडल हम लोग कोई पढ़ना है तो वहीं पढ़ाया जाएगा। तो ऐसे भी आप आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं हम लोग अगर इतना। और Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, चूँकि हाइड्रोजन के बारे में बात हो रहा है तो 1। IN होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, मान ली पहला ऑर्बिट में ग्राउंड स्टेट में लिखा हुआ क्वेश्चन में, ग्राउंड स्टेट में n = 1 पहला ऑर्बिट। इस हिसाब से वेलोसिटी आएगा 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम नहीं करेंगे ऐसे बनाना है, आपको बनाना है ऐसे। तो ये आंसर है 2.2 × 10⁶ के आसपास। तो ये तो ऐसे ही तो साइड से, इससे कोई मतलब नहीं। अभी यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा और यहाँ से भी का मान आपको निकालना होगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9। A stone is fastened to one end of a string and is held in a vertical circle of radius r। एक पत्थर को एक धागा में बांध करके इसको ऐसे घुमाया जा रहा है वर्टिकल सर्किल में, ऐसे r त्रिज्या पर। फाइंड द मिनिमम स्पीड द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्किल। कह रहा है कि अगर ऐसे घुमाया जा रहा है तो बताइए कम से कम यहाँ कितना स्पीड होना चाहिए। यहाँ पर कितना स्पीड होना चाहिए मिनिमम। तो यहाँ स्पीड होने से क्या होता होगा, बाहर एक फोर्स लगता होगा mv²/r। इसका मतलब बाहर उतना जरूर लगे जितना कि पत्थर का वजन होगा mg। पत्थर का वजन अगर mg है तो कम से कम तो बाहर उतना जरूर लगे ताकि mg बैलेंस हो। इतना स्पीड तो जरूर चाहिए यहाँ ताकि mg का टक्कर दे। अगर mg से कम रहेगा तो फिर उस रास्ता पर कैसे घूमेगा, तो गिर जाएगा नीचे हल्का। अगर इस तरह से आपको घुमाना है, यहाँ सेंटर मान के अगर रस्सी को ऐसे आप घुमा रहे हैं तो मान लिया हल्का सा घुमाएगा तो थोड़ा पूरा चल जाएगा। बाकी वर्टिकल सर्किल का ना स्पेशल पढ़ाया होगा बर्फ पावर एनर्जी के चैप्टर में, थोड़ा डिटेल्स उसमें बात समझ में आएगा। लेकिन ये भी कोई हार्ड क्वेश्चन है, आसान सवाल है कि कितना मिनिमम स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पर होना चाहिए। कम से कम हाईएस्ट पॉइंट पर भाई मिनिमम स्पीड इतना तो जरूर दो ताकि वजन के चलते ही नीचे न गिरे। अगर नीचे गिर गया तो फिर सर्कुलर मोशन तो हो नहीं पाएगा, रास्ता तो चेंज हो जाएगा। तो इससे कम से कम बाहर इतना जरूर लगे mv² का मान ताकि mg को टक्कर दे। मैंने mv²/r का जो कम से कम वैल्यू है mg के बराबर होना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो और अच्छा, और टाइट चलेगा रस्सी। इस हिसाब से देखा जाए तो v का मान आएगा √r।
√RG होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 10। अब आया क्वेश्चन नंबर 11 पे। The ceiling fan has a diameter of the circle through the outer edge of the three blades of 120 सेंटीमीटर। डायमीटर 120 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हुआ 60 सेंटीमीटर। पंखा जो नच रहा है ना, तो पंखा जब नचता है तो एक सर्कुलर पाथ कवर करता है, उसका डायमीटर 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर होगा। एंड आरपीएम 1500 एट फुल स्पीड, 1500 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, मैंने 1500/60 आरपीएस, ये आपका फ्रीक्वेंसी 325, ये आपका फ्रीक्वेंसी हुआ 25, मैंने 1 सेकेंड में 25 चक्कर लगा रहा है पंखा का ब्लेड। कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम स्टिकिंग एट द आउटर एंड ऑफ द ब्लेड। ब्लेडवा के किनारे में एकदम 1 ग्राम का एक पार्टिकल रखा गया। 1 ग्राम मतलब 10 के पावर -3 किलो ग्राम का एक पार्टिकल रखा गया। हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंसेस व्हेन द फैन रन एट फुल स्पीड। तो बताओ कि जो पार्टिकल है या मास का, ये कितना फोर्स अनुभव करता होगा। बाहर फेंकाना चाहेगा ना पार्टिकल, पंखा के किनारे में, ब्लेड किनारे में पार्टिकल रख देंगे, पंखा ना चाहेंगे फुल स्पीड से, वो तो बाहर फेंकाना चाहेगा, तो कितना फोर्स ये अनुभव करता होगा। लिखेंगे फोर्स बराबर m ओमेगा स्क्वायर r बराबर m ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू स्क्वायर आवर। m का मान पता है, ओमेगा का मान निकालिएगा 2 पाई न्यू से, न्यू का मान पता है, फ्रीक्वेंसी 25 का स्क्वायर, r का मान 0.6, पूरा मान ये सब लीजिएगा, फोर्स का मान आ जाएगा कि जो पार्टिकल आप चिपकाए हैं एकदम ब्लेड के किनारे में, उस पर कितना फोर्स काम करेगा। कह रहा है कि हु एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल। मैंने कौन है जो पार्टिकल पर ही फोर्स लगा रहा है, बोले ब्लेड। पार्टिकल कौन लगा रहा है फोर्स, बोले ब्लेड लगा रहा है। हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड along its surface, उतना ही लगाएगा। जैसे कि मान लिया ब्लेड है, आई नचेगा ऐसे, यहाँ पर पार्टिकल रखे, तो बाहर फेंकाना चाहेगा ये पार्टिकल, तो बाहर फेंका रहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही, तो जब ये बाहर फेंकाना चाहेगा तो यहाँ फ्रिक्शन होगा, इसलिए तो नहीं फेंका रहा है। तो ब्लेड क्या करता होगा कि पार्टिकल पर एक फ्रिक्शन फोर्स अंदर की ओर देता होगा, इसलिए पार्टिकल अगर घूम रहा है ब्लेड पर तो बैलेंस चल रहा है, इसीलिए क्योंकि ब्लेड और पार्टिकल के बीच में जरूर कोई फ्रिक्शन फोर्स होगा, और वही फ्रिक्शन फोर्स के चलते मैंने ब्लेड पार्टिकल को अंदर की तरफ रोक रहा होगा। तो निकालना वही है कि हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड along इट्स सरफेस। तो पार्टिकल ब्लेड पर बताइए कितना फोर्स लगाएगा, इतना ही लगाएगा। हर एक एक्शन के बराबर एक रिएक्शन होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 11। 14.8 के आसपास आ रहा है, आप इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा, अपना निकालिएगा, हम कुछ करने जाने रहे। लेकिन दोनों आंसर सेम होगा कि पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, बात वही है। पार्टिकल कितना फोर्स लगा रहा है ब्लेड पर, बात वही है। अगर बैलेंस है, पार्टिकल अगर किनारे में अगर रुका हुआ है, इसका मतलब बाहर लगने वाला फोर्स और अंदर लगने वाला फ्रिक्शन के चलते फोर्स दोनों सेम होगा, हर एक एक्शन के बराबर एक्शन होगा। इसका क्वेश्चन नंबर आपका 11। कह रहा मस्कीटो इज सिटिंग ऑन एलपी रिकॉर्डर डिस्क रोटेटिंग ऑन ए टर्नटेबल एट 33.1/3 मैंने 100/3 रेवोल्यूशन पर मिनट। 100/3 रेवोल्यूशन पर मिनट, 100/3/60 आरपीएस बराबर फ्रीक्वेंसी 2×10 2×6 5/9 आरपीएस बराबर फ्रीक्वेंसी। एक डिस्क है, समझो एक डिस्क है, रिकॉर्डर डिस्क, और अपने को मच्छर बैठ गया और रिकॉर्डर डिस्क घूम रहा है इतना फ्रीक्वेंसी से। द डिस्टेंस ऑफ द मॉस्किटो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टर्न टेबल इज 10 सेंटीमीटर। मॉस्किटो
एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जहाँ सेंटर है उस डिस्क का, जहाँ से अबाउट घूम रहा है, वहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर मच्छर बैठा हुआ। इसका मतलब त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। (0.1 मीटर। So that the friction coefficient between the recorder and the mosquito is greater than pi square बटा 81। कह रहा है कि अगर मॉस्किटो एकदम रिकॉर्डर डिस्क पर एकदम घूम रहा है, बाहर फेंकाई नहीं रहा है, इसका मतलब प्रूफ कीजिए कि कम से कम फ्रिक्शन का मान पाई स्क्वायर बटा 81 जरूर है। पाई स्क्वायर बटा 81 है। उतना से कम अगर नहीं है, उतना से कम रहा तो मस्किटो मच्छर बाहर फेंका जाता। देखते हैं, हमें पता है जहाँ तक इस तरह के सवालों में जब कोई पार्टिकल किसी घूमते हुआ प्लेट पर बैठा हुआ हो तो बाहर जो mv स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर काम करता है, उसको तो फ्रिक्शन ही बैलेंस करते हैं। और या तो सिंपल लिखिए मेन फार्मूला से कि v इज लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी का रूट। ऐसा होता है, कितना वेलोसिटी से घूमेगा भाई, म्यू आर जी से कम वेलोसिटी से घूमेगा तो फेंकाएगा नहीं, इससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फेंका जाएगा। पलट के लिखो तो म्यू आर जी ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर, तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वी बराबर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटे आर जी, आर से आर कैंसिल, बराबर ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। ओमेगा बराबर 2 पाई गुने न्यू का मान 25 बटा 81 का होल स्क्वायर गुने आर का मान 0.1 बटे जी का मान 10। तो 0.1 से कटेगा 10 तो नीचे हो जाएगा 100, तो 25 गुने 2 50, 33 यानी 99, 100 बटा 3 का हो गया था 0 काटे 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 5 बटे 9 सही, तो 5 बटे 9 को हो गया 25 बटा 81। नहीं, यहाँ तो 5 बटे 9 ही देना चाहिए था। ओमेगा का मान पुट कर रहे थे 2 पाई न्यू, तो न्यू का मान 5 बटे 9 होगा, तो 5 दूनी 10 और 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 कैंसिल, बाकी बचेगा अंदर में सिर्फ पाई बटे 9, और पाई बटे 9 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बटे 81। घर्षण का मान पाई स्क्वायर बटे 81 या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। इतना में तो फिसलने को तैयार रहेगा, पाई स्क्वायर बटे 81 फिसलने को तैयार रहेगा। इससे ज़्यादा रहेगा नहीं तब मच्छर नहीं स्लिप करेगा बाहर की ओर। वही प्रूव करना था कि घर्षण का मान पाई स्क्वायर बटे 81 से ज़्यादा ही होगा। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। A simple pendulum is suspended from the ceiling of a car taking a turn of radius 10 मीटर at a speed 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, कार के छत से एक वस्तु लटका हुआ है, कार के छत से एक वस्तु लटका हुआ है और कार टर्निंग मान रहा है 10 मीटर त्रिज्या वाला पर, और वेलोसिटी है 36। वेलोसिटी 36 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल इफ दिस एंगल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्न। मान लीजिए कि कार का छत है, ठीक, कार के छत से एक वस्तु ऐसे लटका हुआ है, ठीक, ऐसे मान लिया कार का छत ऐसे एक वस्तु लटका हुआ है और ये ऐसे टर्न मारेगा। ऐसे ये कार टर्न मार रहा है किसी टर्निंग पर, जब ये टर्न मारेगा, मान लिया कार है ऐसे, कार ऐसे टर्न मारेगा ऐसे सर्कुलर टर्निंग पर ऐसे, तो पेंडुलम यहाँ नहीं, यहाँ फेंका जाएगा। यही थीटा का मान निकालना। कार इसे मान लिया कार का छत है कार का, तो कार से जब टर्न मारेगा तो बाहर फेंकाएगा। समझिए कि घोड़ा वाला झुलवा जैसा ही सवाल है। घोड़ा वाला झुलवा जहाँ लटका होता है, मेरा हम देखते हैं घोड़ा झुलवा जहाँ लटका है
तो जहाँ लड़का घोड़ा जुलो उसको कार का छत समझो, उसको समझो कार का छत है, और वही टर्न से मार रहा है तो घोड़ा जुलो बाहर फेंका जाए कि नहीं, वही थीटा का मान निकालना है। तो बाहर कौन फेंकता है इसको, mv²/r, और नीचे होता है mg, यहाँ टेंशन t, ई कोण थीटा, t फिर टूटेगा तो t cos थीटा और t sin थीटा। तो t sin थीटा को बैलेंस करेगा mv²/r और t cos थीटा को बैलेंस करेगा mg, दोनों में भागा देंगे तो tan थीटा बराबर आएगा v²/rg, v² मतलब 100, r का मान 10, g का मान 10, 100, 1, थीटा बराबर 45 डिग्री। ये निकालना। फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल, कितना एंगल ही वर्टिकल से बना लेगा, आंसर आएगा 45 डिग्री। इसका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, ये जो हम लोग क्लास में घोड़ा वाला झूला वाला सवाल करवाए थे, सिंपल वही। The bob of a simple pendulum of length 1 meter has a mass 100 ग्राम, 100 ग्राम, and a speed 1.4 मीटर पर सेकेंड at the lowest point। यहाँ पर स्पीड है इसका 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दैट इंस्टेंट, अभी बताओ कि टेंशन का मान क्या है। सबसे नीचे यहाँ पर एगो तो mg, एगो और mv²/r, r का मान 1 मीटर, तो m का मान 0.1 और g का मान 10 mg प्लस m v²/r हो गया 1, 14 × 14 196, 2 अंक का बाद 11 यहाँ, तो 1.196 लगभग 1.2 न्यूटन। इस सवाल तो करवाया हुआ था कि टेंशन का मान निकालिए। इसका क्वेश्चन नंबर 14। Suppose the bob of the previous problem has a speed of 1.4 meter per second, then the string makes an angle 0.20 radian with the vertical। कह रहा है कि पहला ही वाला सवाल में जब थीटा का मान 0.20 रेडियन है, उस समय इसका स्पीड 1.4 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द टेंशन इन दिस इंस्टेंट, बताओ इस समय टेंशन का मान क्या है। अभी एक mg, तो इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, और एक और बाहर की ओर mv²/r टेंशन t। तो टेंशन बराबर mg cos थीटा प्लस mv²/r, m g cos थीटा प्लस m v²/r। 1 मीटर लंबा रस्सी था, 1 cos थीटा, और cos थीटा का मान सवाल में दे ले कि cos थीटा बराबर 1 - θ²/2, तो इसका मान हो गया ये प्लस 14 × 14 196 मैंने 0.196, तो 1 - θ² का मतलब 0.2 का स्क्वायर, तो 0.2 × 0.2 मैंने 0.04, तो 0.04/2 तो 0.02, और प्लस फिर से 0.2, तो 1 - 0.02 बराबर आ जाएगा
0.98 प्लस 0.2 बराबर हो जाएगा 1.18 के आसपास, 1.16 के आसपास आ रहा है। तो थोड़ा बहुत यहाँ जी के मान में अगर आप चाहें तो 9.8 लेके कुछ सॉल्व करें तो हो सकता कुछ क्लियर आ जाए। जी का मान 9.8 लेकर के 10 नहीं मान करके एम जी कॉस थीटा में जी का मान 10 नहीं मान के 9.8 लीजिएगा तो 1.16 के आसपास आ जाए। हमको आया 1.18, इसमें आ रहा 1.16 के आसपास। लेकिन तरीका यही है। और कॉस थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, दिया गया क्वेश्चन में दिया गया। ये था क्वेश्चन नंबर 15। Suppose the amplitude of a simple pendulum having a bob of mass m is theta naught। मैंने m मास का बॉब यहाँ से थीटा नॉट यहाँ जाता है और यहाँ जाने के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिखा गया है कि थीटा नॉट जो है एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि मैक्सिमम जितना दूर गया उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। अपने मेन पोजीशन से जितना मैक्सिमम गया उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो मैक्सिमम वही मैक्सिमम गया, मैक्सिमम वहाँ गया इसका मतलब एम्पलीट्यूड 0 है। अब बताओ टेंशन कितना है। अब चूंकि वेलोसिटी अगर 0 है तो यहाँ तो एम वी स्क्वायर बाई आर का मान 0 होगा, बचेगा सिर्फ तो नीचे एक एम जी, यहाँ एक थीटा नॉट, इसका कंपोनेंट इधर एम जी कॉस थीटा नॉट और इधर एम जी साइन थीटा नॉट, टेंशन टी, तो टी बराबर आएगा एम जी कॉस थीटा नॉट। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। कि पर्सन स्टैंड्स ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर। पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिसका टाइम पीरियड होता है 24 घंटा और पृथ्वी का एक इक्वेटर है, पॉइंट है इक्वेटर। ए पर्सन स्टैंड्स ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर। एक आदमी यहाँ खड़ा है, स्प्रिंग बैलेंस पर खड़ा है इक्वेटर पर। बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन इट्स ट्रू वेट। करा बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन हिज ट्रू वेट, कि कितना फ्रैक्शन इसका जो बैलेंस है स्प्रिंग बैलेंस उसका जो रीडिंग है, ये जो मशीन पर खड़ा है तो मशीन कुछ तो रीडिंग दे रहा होगा आदमी का, तो जो रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस का वो कितना फ्रैक्शन कम है ट्रू वेट से। बाय व्हाट फ्रैक्शन इज बैलेंस रीडिंग लेस देन हिज ट्रू वेट, ट्रू वेट से कितना कम है। पृथ्वी मान लो घूम नहीं रही है, पृथ्वी स्थिर है, तो इस पर एक फोर्स लगता होगा नीचे एम जी, जो इसका ट्रू वेट। पृथ्वी घूमने के बारे में मत सोचिए, सिर्फ सोचिए कि पृथ्वी है, घूम नहीं रही है। तो भी ये तो हम लोग का वेट कितना है एम जी, ये ट्रू वेट है हम लोग का एम जी। लेकिन पृथ्वी अगर घूमता हुआ मानिएगा तो इस आदमी पर एक फोर्स लगेगा बाहर, एम ओमेगा स्क्वायर। इस आदमी पर एक फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ट्रू वेट हुआ एम जी, समझिएगा ट्रू वेट हुआ एम जी। लेकिन मशीन एम जी नहीं बताएगा, मशीन बताएगा नॉर्मल एक्शन दिखा रहे हैं, नॉर्मल एक्शन। आदमी पृथ्वी पर है तो पृथ्वी देखिए नॉर्मल एक्शन। तो अगर पृथ्वी के घूमने के बारे में हम लोग नहीं कंसीडर करें, पृथ्वी के घूमने के बारे में कंसीडर नहीं करें, तब तो एन बराबर एम जी होगा, तो ट्रू वेट हुआ। लेकिन अगर पृथ्वी के घूमने को कंसीडर किया जाए तो बाहर एक फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। तब जो रीडिंग बताएगा बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग,
वो तो बताएगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर। पृथ्वी तो हर एक वस्तु खींचती है अपने केंद्र की ओर mg से, तो ट्रू वेट है हमारा, जितना बल से पृथ्वी खींच रही है। लेकिन पृथ्वी घूमने के चलते हम पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो बाहर लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर आर, और हम इस त्रिज्या पर अभी घूम रहे हैं आर। पृथ्वी घूमेंगे तो हम भी आर त्रिज्या पर घूमेंगे, तो बाहर एक फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर आर। तो जब बाहर m ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा तो कितना कम बताया, तो mg था, यह mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर, तो कितना कम है, बोले m ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन ये नहीं बताना है कि कितना कम है, कितना फ्रैक्शन कम है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि चेंज बटा ओरिजिनल, तो चेंज इतना कम है, अब बटा ओरिजिनल कितना है, बोले mg। बोले कितना फ्रैक्शन कम है, बोले ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। ये क्वेश्चन नंबर 17 का। लेकिन आंसर थोड़ा पूरा कैलकुलेशन करके दिया गया है, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी का वैल्यू, तो थोड़ा हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी का मान, तो ओमेगा का मान लिखिएगा 2 पाई बाई टी, और टी का मान 24 घंटा, आपका होल स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, उसको बदल देंगे मीटर में, अब बटा जी। जी का मान 9.8 या 10 कुछ लेके बनाइएगा, तो ये अपना आ जाएगा आपका फ्रैक्शन कितना आएगा। जो हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, अपना कैलकुलेशन कीजिएगा। 3.5 × 10⁻³ के आसपास आंसर आ रहा है। अभी अपना गुनावा करके आंसर तक पहुंचाइएगा। कितना कम है जो नहीं पूछ रहा है, कितना फ्रैक्शन कम है। तो कितना कम खाली पूछता तो बोलते कि हम ओमेगा स्क्वायर आर कम है, ट्रू वेट mg है, बता रहा है इतना, तो कितने ने कम हुआ। लेकिन पूछा कितना फ्रैक्शन कम है, माने जितना कम है, जितना है वो नहीं, जितना कम है तो इतना कम, कितना बोले इतना कम है, m ओमेगा स्क्वायर आर और बाई ट्रू वेट mg, ये हो गया फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो इसको ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी को सॉल्व करें, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। पृथ्वी अपने एक्स पर 24 घंटा में घूमती है, टी का मान 24 × 60 तो गया ओमेगा का स्क्वायर, आर का मान 6400 किलोमीटर को बदल दिए मीटर में, बाकी जी। ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक सवाल और है, if the speed of the earth rotation is increased by such an amount that the balance reading is half the true weight। कह रहा कि अगर पृथ्वी का रोटेशन इतना तेज कर दिया जाए, इतना स्पीड कीजिए पृथ्वी को घुमाना, ताकि जो बैलेंस रीडिंग अभी रीडिंग दे रहा है कितना, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर, इसका जो वैल्यू है एक्चुअल वेट का आधा हो जाए। पृथ्वी को थोड़ा स्पीड घूमना शुरू हो जाएगा पृथ्वी। इफ द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन इज इंक्रीज बाई सच एन अमाउंट, मैंने पृथ्वी का स्पीड इतना बढ़ा दिया जाए कि द बैलेंस रीडिंग इज हाफ द ट्रू वेट, ताकि जो बैलेंस रीडिंग दे रहा है ये ट्रू वेट का आधा देना शुरू कर दे। कहने का मतलब ये हुआ कि mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई m ओमेगा स्क्वायर आर, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर का वैल्यू mg बाई 2 हो जाए। बैलेंस रीडिंग जितना है वो वैल्यू एक्चुअल वेट का आधा हो जाए, इतना स्पीड पृथ्वी घूमना शुरू कर दे। तो इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि m ओमेगा स्क्वायर आर बराबर होगा mg बाई 2, m से m कैंसिल, तो ओमेगा बराबर आएगा g बाई 2r और का रूट ओवर, इस ओमेगा निकल जाएगा। लेकिन ओमेगा नहीं पूछ रहा है कि कितना से घुमाया जाए, पूछ रहा है कि आप बताइए कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे। तो एक दिन कितना का होगा, एक दिन का मतलब दिन नहीं, एक दिन रात, एक डे पूरा, एक डे मतलब 24 घंटा। तो जो 24 घंटा का भी दिन रात हो रहा था ना, अभी हो रहा है 24 घंटा में। जब पृथ्वी का स्पीड थोड़ा बढ़ेगा तो 24 घंटा में थोड़े होगा दिन और रात, और जल्दी जल्दी होगा। इतना स्पीड बढ़ा दिया गया है पृथ्वी का कि हमारा वजन आधा हो गया है। वो जो रीडिंग बता रहा है हमारा वजन आधा, ये जो बैलेंस रीडिंग है कितना बताता है, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन ये जो बता रहा एक्चुअल वेट का आधा बताना शुरू कर दिया। तो ओमेगा का मान इतना होना चाहिए। जब ये ओमेगा का मान आप निकाल लीजिएगा, g का मान 9.8 रख करके, अब r का मान 6400 किलोमीटर को मीटर में बदल के, मैंने 6400 × 10⁻³ मीटर करके जब ओमेगा आ जाएगा तब फिर से आप निकालिएगा ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, और यहाँ से टी का मान निकलेगा आपको सेकेंड में। फिर जैसा क्वेश्चन कहेगा, मैंने जैसे आंसर बोलेगा, सेकेंड को अगर बदलना हो मिनट में तो मिनट में बदल लेंगे, मिनट को बदलना होगा घंटा में तो घंटा में बदल लेंगे।
वो जैसा आंसर सेकंड में आंसर तो सेकंड में आंसर, इसमें आवर में, तो इससे जब टी का मान निकालिएगा ना तो सेकंड में आएगा। ऐसा है मात्रक में, उसमें 60 से भागा दीजिएगा मिनट में आ जाएगा, फिर 60 से भागा दीजिएगा तो घंटा में आ जाएगा। इस तरह से टी का मान निकल जाएगा। टी का मतलब क्या, मैंने एक चक्कर पूरा करने में लगा समय निकल जाएगा। जब पृथ्वी का स्पीड बढ़ा दिया गया था तब, एक चक्कर पूरा करने में तो दिन रात होता है, तो समझिए कि एक दिन रात का मतलब वही टाइम पीरियडिंग पूछ रहा है, टाइम टी। तीन टाइम पर 24 घंटे, 24 घंटा है सही में, लेकिन स्पीड बढ़ा दिया गया है ना, इतना बढ़ा दिया गया है कि बैलेंस रीडिंग में अब हमने एक्चुअल वजन का आधा बताना शुरू किया। उस समय बताओ कि दिन रात कितना घंटा का होना शुरू हो जाएगा। एक डे का मतलब पूरा एक दिन रात। मैंने जो काम अभी 24 घंटा में हो रहा है वो कितना देरी में होगा, जो भी आएगा कैलकुलेशन करके आप निकालिएगा। इनसे कुछ लिखा हुआ है 2 घंटा के आसपास, जो भी आएगा टी का मान सेकेंड में 60 से भागा देना होगा आपको, मिनट में आ जाएगा, फिर 60 से भागा दीजिएगा घंटा में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, Look at turn of a radius 20 meter is banked for the vehicle going at a speed 36 km per hour. The turn of radius 20 meter is banked for the vehicle going at a speed of 36 km per hour. 36 किलोमीटर पर घंटा से चलने के लिए एक रोड को बैंक किया गया है जिसका त्रिज्या 20 मीटर है। माने रेडियस हो गया 20 और वेलोसिटी है 36, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। इससे आप चाहें तो थीटा का मान निकाल सकते हैं कितना बैंक है। tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी, तो बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू जी बराबर 1/2। tan का मान 0.5 है। इतना बैंकिंग होना चाहिए रोड को, तब वो 20 मीटर त्रिज्या वाला रोड पर 36 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से चल सकता है। कराया क्या कर गया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज 0.4। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मान 0.4 है रोड और टायर के बीच में, तो व्हाट आर द पॉसिबल स्पीड ऑफ द व्हीकल सो दैट इट नाइदर स्लिप डाउन नॉर स्पीड अप। कितना से कितना वेलोसिटी होना चाहिए ताकि वह नीचे स्लिप करे न ऊपर स्लिप करे। तो हमने पढ़े हैं फॉर्मूला कि आर जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का रूट लेस देन इक्वल टू भी और लेस देन इक्वल टू आर जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा का रूट। थ्योरी में करवा देते पूरा काम। तो इसमें एक सुविधा क्या करना है कि इसमें भागा दीजिएगा कॉस थीटा से दे तो हो जाएगा tan थीटा, एरम भागा दिया कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, एरम भगा दिया कॉस थीटा से आ जाएगा 1, एरम भगा दिया आ जाएगा tan थीटा। तो थोड़ा निकालना आसान होगा कि आर जी इंटू tan थीटा माइनस म्यू बटा 1 प्लस म्यू tan थीटा। इधर भी साइन थीटा में भगा दीजिएगा कॉस थीटा से दे तो हो जाएगा tan थीटा, एरम भगा दीजिएगा कॉस थीटा से तो हो जाएगा 1, इससे भगा दीजिएगा तो 1, यहाँ भगा दीजिएगा तो tan थीटा। मैंने ऊपर नीचे दोनों कॉस थीटा से भगा दे दिया। अब कुछ नहीं करना है, आर का मान पता है, जी का मान पता है, टेंटा का मान पता है, म्यू का मान पता है। यहाँ से लेके वहाँ तक वेलोसिटी होना चाहिए। तो टेंटा का मान 0.5, इसका मान 0.4, तो 0.1 और आर जी का मान मतलब 200, मोटामोटी 200 आर जी का मान, आई 0.1 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, मैंने म्यू एस tan थीटा जब गुना करेंगे तो 0.5 गुने 0.4 बराबर 5 का 20, 0.2 आई 1.2 का रूट लेस देन इक्वल टू भी लेस देन इक्वल टू 200 और फिर जोड़ेंगे तो यहाँ 0.9 और 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, मैंने 1 माइनस 0.2 मैंने 0.8। तो कैलकुलेशन है, दशमलव यहाँ भी कैंसिल, तो 200/12 का रूट और उधर दशमलव कैंसिल कर लीजिएगा तो 1800/8 का रूट। फिर भी गुनावा कर करके आपका मीटर पर सेकेंड में आएगा।
तो आंसर हो गया आपका कितना का, ये 18 का। एक आंसर दिया है किलोमीटर पर घंटा में, तो जो भी आपको मीटर पर सेकेंड में करके आएगा उसको फिर बदल लीजिएगा किलोमीटर पर घंटा में, आ जाएगा आपका आंसर कि इस वेलोसिटी से लेके इस वेलोसिटी तक स्पीड रहेगा, तो ना ऊपर से जाएगा और ना नीचे से लिप करेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आंसर।